हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जो है बिज़नेस लॉ से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहा हूँ। और इससे पहले कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ और ये मेरे ख्याल से लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। इसके बाद हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद वेजेस एक्ट वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। बीच के पॉइंट्स जो मैंने नहीं कराए हैं वो चॉइसेबल हैं, जो उनकी चॉइस में आएंगे। तो जो वीडियोस में मैंने अपलोड किए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट है और आपने उसे अच्छे तरीके से नोट बना लेना है अपनी कॉपी में, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप उसको एक बार गो थ्रू कर ले तो आपको लिखने में आसानी हो। मैंने आपको कहा था बिज़नेस लॉ का जब आप पेपर देने जाओ तो बस ये माइंड में याद रखना कि ये चीज़ किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल लिखोगे पेपर में उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है और उतना ही आप शीट भर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जो कि मुझे कराना था और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड यूनिट। इससे पहले कि मैंने फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, इससे पहले कि 10 वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, आप वो 10 वीडियो उसको देखो। और कुछ इश्यूज़ हैं, मैं उसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ वीडियोस, एक दो वीडियोस ऐसे थे जिसमें वॉइस थोड़ा कम है, तो आपको क्या करना है, एक दो वीडियोस हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, तो जो एक दो वीडियोस हैं उसमें आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको आराम से उस चीज़ को आराम से आप सुन सकते हैं। उसके बाद अब मैंने थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी अच्छी रखी है, अब आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ओपनली आप इसको सुन सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर ले रखे, माइक वगैरह सब प्रॉपर था। उस टाइम माइक नहीं था तो ये प्रॉब्लम आ रहे थे, बट अब प्रॉब्लम वो ठीक हो चुकी है। तो इसीलिए बस एक दो वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि एक दो वीडियोज़ में ऐसे तो सारी वीडियोज़ में ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। बट आप ईयरफोन का इस्तेमाल करो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो जैसा कि आज आपको पता है कि आज जो हम कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी अलग चीज़ हो गई, गारंटी अलग चीज़ हो गई, बेलमेंट अलग हो गया और प्लेज अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये चारों टॉपिक अलग अलग वे में बात करते हैं और 50-50% मान के चलो कि ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं। बट मैं एक एक करके इसको डिफाइन करता हूँ कि क्या होता है। कि अगर मैं डेफिनेशन बात करूँ इंडेमनिटी, तो कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव अनदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम या कंडक्ट हिम। जैसे इसका कहने का मतलब है, इंडेमनिटी का मतलब होता है जिसमें एक पार्टी, यानी ये दो पार्टी हैं, ये पार्टी जो है प्रॉमिस करता है कि देख भाई अगर तेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं तुझे बचाऊंगा, मैं हूँ, ठीक है, मैं तुझे बचाऊंगा। इसलिए ये इंडेमनिटी हो गया। कैसे? वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉजेज। अगर लॉस हुआ तो, अगर लॉस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि इंडेमनिटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन प्रॉमिस टू सेव अनदर या अदर फ्रॉम द लॉसेस कॉज बाय हिम, कंडक्ट ऑफ प्रॉमिस हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। तो कहीं ना कहीं आप इसमें देखो कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो इंडेमनिटी का ही एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है जिसमें आपको बचाती है, कहती है कि भाई अगर आपके गुड्स चलेंगे तो हम आपको सेव करेंगे। तो क्या मैं इसका एक एग्जाम्पल पढ़ दूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए? जी हाँ सर, पढ़ दीजिए। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल जिसमें लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफ ₹200। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ए विल बी टर्म इंडेमनीफायर एंड बी इंडेमनिटी होल्डर। ये कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट indemnity against consequence any proceeding which C may be take against B in certain sum of 2। अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, उसके साथ कुछ भी नुकसान होता है तो वो उसे क्या देगा? 200 रुपये पे करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉमिस किसने किया? ए ने किया। प्रोसीडिंग, एनी प्रोसीडिंग C में टेक अगेंस्ट B, अगर C कुछ भी B के साथ करता है
तो यहाँ पर ए प्रॉमिस कर रहा है बी से कि भाई अगर तेरे साथ सी कुछ भी करता है तो मैं तेरे को ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि तेरे को 200 रुपये तो मैं दे दूँगा, लॉस की भरपाई कर दूँगा। तो यहाँ पर ए ने बोला, तो ए अगर प्रॉमिस कर रहा है तो वो इंडेमनीफायर है कि वो उसे बचा रहा है। किसको बचा रहा है? बी को बचा रहा है, इसलिए उसे इंडेमनीफाई बोलते हैं, ठीक है ना, या इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना। तो आई होप आपको समझ गया, जो बचाएगा वो इंडेमनीफायर और जिसको बचा रहा है वो इंडेमनीफाई या इंडेमनिटी होल्डर। अब इसके कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं कि भाई राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन ड्यू। अब इसका क्या मतलब है? कहता है कि कुछ ना कुछ हर एक के राइट्स होते हैं। अगर सपोज करो इंडेमनीफायर अपनी बातों से क्या कर दे, मुकर दे कि भाई मैं तो पे ही नहीं कर रहा, तो क्या राइट्स दिए गए हैं इंडेमनीफाई होल्डर को अगर वो अपनी बातों से पलट जाता है? ठीक है, कि अगर इंश्योरेंस कंपनी थी, आपने इंश्योरेंस करवाया, आपका सामान जल गया और उस इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे देने से मना कर दिया, तो आपके क्या राइट्स हैं इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग, वो बातें इसमें लिखी हुई है। जैसे सपोज करो इंडेमनिटी होल्डर इज़ इंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल डैमेज। जो इंडेमनिटी होल्डर है, जिसने इंश्योरेंस करवाया है, वो इंटाइटल है, वो लाइबल है ऑल डैमेजेस विच मे बी मेड हैव कंपेल्ड पे इन एन इशू रिस्पेक्ट मैटर कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था वो सारे डैमेजेस के लिए क्लियर। इंडेमनी होल्डर इंटाइटल टू रिकवर ऑल कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट या इंसिडेंटल टू द इंस्टीट्यूशन और डिफेंडिंग ऑफ द इशू। उसको डिफेंडिंग करने में या केस को लड़ने में जो भी उसको खर्चा आया, जो भी कॉस्ट वॉस्ट हुआ, वो भी उससे मांगेगा, डैमेज भी मांगेगा प्लस वो भी। तीसरा कह रहा है इंडेमनिटी होल्डर इज इंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल द सम पेड बाय एनी अंडर एनी कॉम्प्रोमाइज एनी सच ऑफ इशू। कॉम्प्रोमाइज़ करते समय भी जो भी पैसा इंडेमनी होल्डर ने दिया है वो भी वो उससे वसूल कर लेगा। तो ये तीन चीज़ें थी जिन्हें हमें यहाँ पे प्रॉपरली समझना था। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आपने इतनी ही लाइन अपनी कॉपी में लिख लेना है। आप चाहो यहाँ तक आप लिख लो एनी सच अ शू, यहाँ तक आप अपनी कॉपी में नोट कर लो ताकि आप वहाँ पे लिख सको। ये जितनी भी मैंने सिर्फ समझाएं आपने वहीं तक ही आपने लिखना हो, या एक बार आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक लिखना है, क्योंकि पेपर में तो आपको ही लिखना है ना कि मुझे लिखना है। तो इसीलिए मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपका काम है आप उसको कैसे हैंडल करते हो। एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जाम्पल A agree to indemnity B all consequence which may be rise result of his B given a goods and bidding to C. The object being unlawful agreement is a void. लो भाई, यहाँ पर एक बात कह दी गई कि अगर एक A agree to indemnity B for all consequence which may be raise result of B given good bidding to C. देखो यहाँ पर क्या रहा है, वो एक अनलॉफुल काम करने के लिए बोल रहा है जिसके बदले वो उसे बचाएगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर मैं किसी को कहना जा भाई उसे मार किया मैं तेरे को बचा लूँगा, तो कहीं ना कहीं ये अनलॉफुल है, और इसीलिए अनलॉफुल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से वॉइड हो जाएगा। तो इसके लिए कोई आपको हर्जाना वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, गारंटी। इंडेमनिटी का काम हो गया, अब गारंटी की बात करते हैं। चलिए, अगला है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इंडेमनिटी के बारे में मैंने बता दिया है आपको, अब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, कह रहा है, अगर आप इनकी डेफिनेशन की बात करें, मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी इसमें कह रहा है, इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। ठीक है, तीन पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, परफॉर्म द प्रॉमिस एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन केस ऑफ डिफॉल्ट।
अगर डेटर फेल हो जाता है कोई भी पेमेंट करने से, तो जिसने गारंटी लिया था उसका, ठीक है ना, वो बंदा पे करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जिसने गारंटी लिया है वो बंदा पे करेगा। तो इसमें मेरा जो है, आपको मैं और क्या चीज़ें इसमें बता सकता हूँ, कह रहा है द पर्सन हु गिव द गारंटी, ये लो यहाँ पे बात आ गई, वो पर्सन जो गारंटी गिव द गारंटी और श्योरिटी, जिसने गारंटी दी यानी जो बीच में फंसा वो आपका श्योरिटी है। द पर्सन हु रिस्पेक्ट द गारंटी, और जिसके लिए उसने गारंटी दिया, पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ होम डिफॉल्ट द गारंटी कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर, जिसके लिए उसने गारंटी दिया वो प्रिंसिपल डेटर, एंड द होम जिसको दिया कॉल्ड द क्रेडिटर। ठीक है ना, जिसको गारंटी दिया, जिसके लिए दिया वो डेटर, और जिसको दिया वो क्रेडिटर। एक आप एग्जांपल से समझ सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए एक ही बार में। यहाँ लिखा ए सेल एंड डिलीवर गुड्स टू बी, सी आफ्टरवर्ड रिक्वेस्ट टू ए, ठीक है, फॉर बियर टू शू बी, ठीक है ना, उसने रिक्वेस्ट किया डेट एंड प्रॉमिस इफ ही डज सो सी विल पे डिफ़ॉल्ट पेमेंट बाय बी। ए ने बी से कहा देखो भाई आप इसे गुड्स बेच दो, ठीक है, बी को आप सामान दे दो, मैं गारंटी लेता हूँ अगर ये बी बंदा अगर आपको पैसा नहीं देता है तो मैं आपको आके पैसा दूंगा। तो इसका मतलब जिसने कहा यानी सी ने कहा कि भाई ए को कि भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो जिसने बोला गारंटी ले रहा हूँ वो सी है, श्योरिटी। और जिसके लिए उसने गारंटी लिया, क्योंकि बी के लिए वो इतना मर कट रहा है, जो कि ये कह रहा है कि मैं बी के लिए मैं ये गारंटी ले रहा हूँ, तो बी हो गया प्रिंसिपल डेटर, और जिसको उसने गारंटी दिया यानी क्रेडिटर जो ए है जिसने सेल किया। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में इसे मार्क कर लो, डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इंडेमनिटी क्या होता है और गारंटी क्या होता है, तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 1 बाय 1 कितने पॉइंट्स हैं इसमें, टोटल जी 6 पॉइंट हैं। हम 6 पॉइंट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। पार्टी की बात करें तो इंडेमनिटी में 2 ही पार्टी होती है, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनीफाई। इसमें 3 पार्टी होते हैं, एक क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। लाइबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या रहा है, द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर। इसमें इंडेमनीफायर प्राइमरी लाइबिलिटी है, ये किसी पे थोप नहीं सकता। यहाँ पे अगर लाइबिलिटी जो है अगर डेटर नहीं पे करेगा तो श्योरिटी की लाइबिलिटी बन जाती है सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी लाइबिलिटी जो है वो डेटर की ही बनेगी, यानी सबसे पहले डेटर को ही पकड़ा जाएगा। अगर डेटर पैसा नहीं देता है तब सेकेंडरी लाइबिलिटी जो है वो श्योरिटी की बनेगी। कॉन्टीजेंसी की बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर अराइज ओनली द हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंसी, और ये लाइबिलिटी तभी हो सकता है जब लॉस होगा, यानी जब कोई चीज़ होगी कि अगर मैंने आपको कोई गारंटी दिया है कि भाई अगर लॉस होगा तो ही मैं आपको बचाऊँ, तो इसका मतलब है हैपनिंग पे बात करता है, अगर नहीं हुआ तो नहीं देगा। और इसमें क्या है, देयर इज़ एन एग्जिस्टिंग डेट या ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑफ विच गारंटी बाय द श्योरिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देयर इज़ अ एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी ऑफ द परफॉर्मेंस विच गारंटेड बाय द श्योरिटी। तो यहाँ पर अगर वो नहीं देता है, डेटर नहीं देता, तो ये पे करेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो देयर इज़ ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनीफायर एंड, सीधी बात है, इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या रहा है 3 कॉन्ट्रैक्ट, एक जो है क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के बीच हुआ, सेकंड जो है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच हुआ, और तीसरा जो है श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच हुआ। बोलोगे भैया ये 3 कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गए, इसे समझा दीजिए। तो भाई 3 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुआ, से सपोज करो क्रेडिटर ने डेटर से पैसा मांगा, डेटर मना कर दिया, तो अब क्रेडिटर पकड़ेगा श्योरिटी को, 2 बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट आ गया, अब श्योरिटी ने वहाँ पे पैसा दे दिया, अब श्योरिटी वापस पकड़ेगा डेटर को कि देख भाई तेरे बदले मैंने पैसे दिया है, अब तू मुझे पैसा दे। तो यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं।
ऑब्जेक्ट की बात करें तो इंडेमनीफाई या इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस, इट इज़ प्रोवाइड सिक्योरिटी। एक तरीके का रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस है, यानी एक तरह से लॉस की भरपाई कर रहा है और आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। इसमें गारंटी प्रोवाइड करा रहा है किसको, श्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है किसको, क्रेडिटर को। तो ये आपका 5th पॉइंट हो गया। थर्ड है राइट टू शू, कह रहा है इंडेमनीफायर कैन नॉट बी शू थर्ड पार्टी फॉर लॉस सफर, ये किसी थर्ड पार्टी को नहीं पकड़ेगा। और श्योरिटी कैन शू प्रिंसिपल डेटर, यहाँ पर श्योरिटी जो है प्रिंसिपल डेटर को पकड़ेगा। अभी मैंने आपको कहा था ना कि अगर श्योरिटी पे करता है तो प्रिंसिपल डेटर पे करेगा। तो आई होप आपको ये दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। और हमें क्या पढ़ना है, राइट्स क्या हैं ये पढ़ने हमें, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट्स अगेन श्योरिटी वगैरह। तो ये मैं राइट्स अगेन श्योरिटी आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ओके तो यहाँ पर ये आपकी पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है राइट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ द सिक्योरिटीज़ के मतलब जो श्योरिटी है, जिसने डेटर का जो है एक तरीके से जिम्मा लिया कि भाई मैं पे करूँगा, तो उसके भी कुछ राइट्स हैं, उसके भी कुछ अधिकार हैं। उसके क्या राइट हैं, यानी कह रहा है राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट डेटर, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट है। तो भाई पहला राइट तो यही है, राइट टू सबरोगेटेड। अब ये सबरोगेटेड क्या होता है, इसमें लिखा है व्हेन द प्रिंसिपल डेटर हैड कमिटेड टू डिफॉल्ट एनी श्योरिटी पे द डेट टू द क्रेडिटर। कह रहा है अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है कोई भी पेमेंट देने से, तो वहाँ पे श्योरिटी जो है वो पे कर देगा, ठीक है ना। श्योरिटी विल स्टैंड टू शू क्रेडिटर एंड उसके बाद अब क्रेडिटर को तो उसने पेमेंट कर दिया, अब उसके बाद श्योरिटी जो है उस डेटर का क्रेडिटर बन जाएगा, कि कहेगा कि देख भाई तूने इसे पेमेंट करनी थी, तूने पेमेंट नहीं किया, मैंने तेरे बदला पेमेंट किया, अब तू उसे ना पैसा दे के मुझे देगा, अब मैं तेरा क्रेडिटर हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो सेम राइट हो जाएंगे क्रेडिटर वाले उस श्योरिटी के पास जो एज अ नॉर्मल था। तो इसका मतलब है एक तरह से कि अगर श्योरिटी ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है, अब क्रेडिटर का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, अब क्रेडिटर गया, अब यहाँ पे श्योरिटी पकड़ेगा डेटर को, कहेगा देख भाई तेरे बदला मैंने पेमेंट कर दी ना, अब तू मुझे पैसा देगा, ठीक है। तो वहाँ पे फिर एज अ सेम राइट हो जाता है, ऑल द राइट विच आर क्रेडिटर हैज़ अगेंस्ट द डेटर, जो कि प्रॉपर वही राइट हो जाएंगे जो उसके हैं। अगला है राइट टू क्लेम ऑफ इंडेमनिटी, यानी एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज अ इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी एंड द श्योरिटी इज रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। देखो मैंने अभी आपको बोला 50% सिमिलरिटी पाई जाती है, वो ये कह रहा है कि श्योरिटी जो है एक तरीके से गारंटी ले लेता है, यानी इंडेमनिटी ये हो गया ना कि भाई अगर तेरे को कुछ नुकसान होगा तो मैं भरपाई करूँगा, तो यहाँ पे इंडेमनिटी हो गया श्योरिटी के द्वारा टू रिकवर फ्रॉम ऑल डेटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर लॉस हुआ है तो पूरी भरपाई करेगा किससे, रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, ये रहा प्रिंसिपल डेटर से लेगा कि भाई तेरे बदला मैंने पेमेंट किया तो चला मेरे को पूरा का पूरा रिकवर दे। तो वही कह रहा है सम ऑफ ही हैज़ राइटफुली पेड अंडर द गारंटी बट नो सम विच आर पेड रॉन्गफुली, कॉस्ट ऑफ या फ्रूटलेस लिटिगेशन। जैसे एग्जांपल में अब बात करूं, यहाँ पे कहता है ए गारंटी टू सी, ए ने गारंटी दिया सी को टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 रुपीज़ पेमेंट फॉर राइस टू बी सप्लाई बाय सी टू बी, ठीक है ना। यहाँ पर ए गारंटी दे रहा है सी को टू एक्सटेंड 2000 रुपीज़ पेमेंट फॉर राइस सप्लाई बाय सी टू ए, सी टू बी। सी अगर बी को राइस सप्लाई कर देगा तो वो गारंटी ले रहा है कि वो एक्सटेंड 2000 तक पेमेंट कर देगा। सी सप्लाई राइस टू लेस देन या लेस अमाउंट 2000 रुपीज़, उसने 2000 से कम तक का उसने राइस जो है सप्लाई किया, जबकि कहा गया था 2000 तक का राइस सप्लाई करने के लिए, लेकिन उसने तो लेस अमाउंट लिखा है, देखो लेस अमाउंट लिखा है जबकि बोला गया था 2000 तक का। बट ऑब्टेन फ्रॉम ए पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ राइस सप्लाई,
ठीक है ना। तो कह रहा है ए कैन नॉट रिकवर फ्रॉम बी मोर देन प्राइस ऑफ राइस एक्चुअली सप्लाई। तो यहाँ पर वो ये नहीं कह सकता कि ए कैन नॉट रिकवर फ्रॉम बी मोर देन द प्राइस। ए पेमेंट ऑफ 2000, यानी ए ने जो है कितना पेमेंट कर दिया, ये 2000 की पेमेंट कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो 2000 से कम का था। अब ए जो है, जो उसका प्रिंसिपल डेटर है बी, उससे कोई रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जब उसने बोला था कि मैं इसके बदला तेरे को 2000 रुपये दे दूंगा, 2000 का सामान तो पहुंचा दे बी के पास, लेकिन बी के पास तो उसने 1500 का सामान पहुंचाया मान के चलो, लेकिन श्योरिटी ने कितने रुपए दे दिए सी को, 2000 रुपये। अब बी के पास गया, कहता भाई देख देख गलती हो गई, देख तेरे को तो सी ने 1500 का सामान दिया था, लेकिन मैंने सी को तो 2000 रुपये दे दिए, अब क्या करें यार, ऐसा अगर 500 रुपये तू मुझे दे दे। तो बी कहेगा देख भाई हेलो, माना ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है। तो वहाँ पर बोलेगा देख भाई 2000 तूने दिए, मेरे से बात की तूने नहीं, तूने ऐसे दे दिया, तो फिर मैं कौन होता हूँ तेरे को वापस करने वाला 500 रुपये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गए तो गए, मैं इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, गारंटी भी है इसका, ये मतलब थोड़ी है। तो यहाँ पर ए जो है कोई भी रिकवर नहीं करेगा बी से जो उसने पे किया। ओके, अगला है ये वाला पॉइंट पूछता है राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है श्योरिटी के? तो इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको ऐसे सुना देता हूँ, आप चाहो से अपने कॉपी में लिख सकते हो। यहाँ पे कहने का मतलब है, जैसे सपोज करो कि डेटर जो था, प्रिंसिपल डेटर था, वो पैसा देने में फेल हो गया, और प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पास ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखवा रखी थी, ठीक है, गोल्ड वगैरह गिरवी रखवा रखी थी, और जो डेटर है वो फेल हो गया पेमेंट करने से। श्योरिटी आया, उसने बी के बदले यानी जो डेटर के बदले पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को। क्रेडिटर कहता है हाँ भाई अब ठीक है, हो गया जी, चलो बढ़िया। तो जैसे ही क्रेडिटर जा रहा होता है तो श्योरिटी कहता है ओ रुक जा, थम जा, कहाँ, कैसे, क्यों? अब इसने जो तेरे को गोल्ड रखवा के रखा था ना गिरवी, वो गोल्ड जो है मुझे दे दे। अब ये बंदा जब तक मुझे पेमेंट नहीं करेगा मैं इसे गोल्ड वापस नहीं करूँगा। तो मतलब श्योरिटी का राइट हो जाता है अगेंस्ट क्रेडिटर ये कि जो भी सामान उसको एज अ प्रॉपर रखने के लिए दिया गया था वो उसको अच्छे से केयर करे, और केयर तो कर ही रहा है, और वो वापस कर दे, क्योंकि पैसे की पेमेंट उसको हो गई है। अब वो बंदा उसको गुड्स वापस कर देगा जो उसके सिक्योरिटी तौर पे रखवाए थे। तो कह रहा है कि श्योरिटी इज इंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी। अभी मैंने आपको बोला जो भी सिक्योरिटी उसने क्रेडिटर के पास रखवाए हैं, अब उस पर उसका राइट है। अब जब तक डेटर उसकी पेमेंट नहीं कर देता तब तक बात नहीं बनेगी। अगर मैं आपको फास्टली समझा रहा हूँ या आपको लग रहा है कि मैं फास्ट आपको करा रहा हूँ, तो आप ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, आप जो है कम कर सकते हैं, 0.75 पे कर सकते हैं, और ज़्यादा आपको क्लैरिटी से मिल सकता है, ठीक है। ओके, तो ये राइट अगेंस्ट क्रेडिटर है। कोई श्योरिटी वाला नहीं पूछता, इसलिए इतना ज़्यादा आपने इसे भाव नहीं देना है, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी श्योरिटी कब उस कॉन्ट्रैक्ट से चला जाएगा, होना है ना। श्योरिटी तो एक मेन रोल निभाता है भाई अपने उसमें। डिस्चार्ज कब हो सकता है श्योरिटी अपनी राइट से, कब उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? भाई कह रहा है बाय नोटिस और डेथ। अगर श्योरिटी ने नोटिस दे दिया भाई मैं अब इसकी गारंटी नहीं ले रहा, मैंने नोटिस दे दिया है, ये कोई और श्योरिटी ढूंढ ले, या श्योरिटी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस केस में श्योरिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा है वेरिएशन टर्म ऑफ ओरिजिनल टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। देखो सपोज करो क्या हुआ कि पहले सपोज करो कि ए ने बी से लोन लिया 1000 रुपये का, ठीक है, और श्योरिटी को बोला, सी को बोला कि देख भाई मैं इससे लोन ले रहा हूँ, अगर मैं ना दे पाऊँ तो तू दे दियो, क्या तू मेरा श्योरिटी बनेगा? तो 1000 रुपये की बात थी, श्योरिटी ने हाँ कर दिया। जैसे श्योरिटी चला गया, ए ने बी से 5000 रुपये और मांग लिया और ये बोल दिया कि श्योरिटी है ना मेरा, ये सी बंदा पे कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस लाया गया जो कि श्योरिटी को पता ही नहीं था। श्योरिटी को ये पता था कि भाई चल 1000 रुपये तक का तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसने तो 5000 ले लिए, तो दिक्कत आ गई। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ओरिजिनल में कुछ भी चेंज आता है और श्योरिटी को इस बात का पता नहीं है, बाद में पता चलता है, तो श्योरिटी वहाँ से हट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट से चला जाएगा, ठीक है।
ये मतलब था यहाँ पर। आप इसका जो है एग्जाम्पल देख सकते हो। चलो मैं एक बार एग्जाम्पल पढ़ता हूँ। ए बिकम अ श्योरिटी टू सी, ए जो है श्योरिटी बना किसका, सी का। फॉर बी कंडक्ट द मैनेजर एज अ इन अ सीज बैंक। आफ्टरवर्ड बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कंसेंट। ए के बिना सहमति से बी और सी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट लिया। वही वाली बात आ गई ना जो मैंने आपको कहा कि बिना किसी सहमति से। अब आप अगर श्योरिटी बना रहे हो ए को तो कम से कम उससे सारी बातें शेयर करोगे। कंसेंट दैट बी सैलरी शैल बी रेज, कि बी की सैलरी बढ़ जाए, एंड दैट शैल बी बिकम द लाइबल ऑफ 1/4 ऑफ लॉसेस ऑन ओवरड्राफ्ट बी। Allow a customer to overdraw and the bank loses sum of money and discharge of his surety variance made without the consent of। अब यहाँ पर लॉस वगैरह हो गया उसमें, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको पहला कॉन्ट्रैक्ट ना, अगर पहला वाला एग्जाम्पल ना समझ में आया तो आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके। तीसरा है बाय रिलीज या डिस्चार्ज बाय प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर खुद इतना महान है, इतना अच्छा है कि उसने खुद ही पेमेंट कर दी तो श्योरिटी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेटर ने पेमेंट कर दी, श्योरिटी का भी काम ख़त्म हो गया। तो ये पॉइंट्स भी हो गए। कितने पॉइंट्स थे, तीसरा हो गया। चौथा कहाँ है भाई, चौथा पॉइंट कहाँ छुपा पड़ा है, चौथा पॉइंट कहाँ है भाई। ये कुछ एग्जाम्पल है, एक बार आप इसको भी देख लेना। क्रेडिटर एक्ट ओमिशन या इम्पेयरिंग श्योरिटी एविडेंट रेमेडी। यहाँ पे कह रहा है क्रेडिटर्स एक्ट ओमिशन इम्पेयर। यहाँ पे ये लिखा है कि इफ द क्रेडिटर डज नॉट एक्ट एनी इनकंसिस्ट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी या ओमिट टू डू। जैसे सपोज करो पैसे लेने थे डेटर से, डेटर पैसा नहीं दे पा रहा, वो भूल गया क्रेडिटर कि भाई इसका श्योरिटी भी कोई था जिससे मुझे पैसे वसूलने हैं, और उसने वसूले नहीं, बहुत टाइम हो गया। और जब उसे याद आया और जब वो लेने गया तो उस समय टाइम बहुत हो चुका था। तो उस केस में वो पेमेंट नहीं करेगा कि भाई तेरे को पहले बताना चाहिए था, पहले लेना चाहिए था, बहुत टाइम हो गया, अब नहीं पे करेगा। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। एग्जाम्पल देख रहे हो, कह रहा है बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एज अ बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ शिप फॉर सी एंड गिवन सम टू पे बाय इंस्टॉलमेंट एज द वर्क रीच सर्टेन स्टेज। यानी बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया सी के साथ कि वो एक शिप बनाएगा एंड गिवन सम पे बाय इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना, एज द वर्क रीच द सर्टेन स्टेज। ए बिकम श्योरिटी टू सी। ए जो है सी का श्योरिटी है, यानी थर्ड पर्सन हो गया फॉर बीज परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ए श्योरिटी दे रहा है किसको, सी को। किसके लिए, बी के लिए। ठीक है ना, कि भाई अगर ये नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो हम करेंगे। सी विदाउट द नॉलेज ऑफ ए प्रीपे टू बी। कह रहा है सी विदाउट द नॉलेज ऑफ ए प्रीपे टू बी एंड लास्ट टू इंस्टॉलमेंट ए डिस्चार्ज बाय हिज रीपेमेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप हमें नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दोगे तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हुई है कि यहाँ पर जैसे सी विदाउट द नॉलेज ऑफ ए की नॉलेज में था, एंड प्रीपे टू बी लास्ट टू इंस्टॉलमेंट एंड ए डिस्चार्ज बाय प्रीपेमेंट। तो पहले निकल गया भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम हमसे मेरे भाई मैं क्यों था, मैं इसमें किस लिए था, तुम में से कुछ पूछ ही नहीं रहे हो यार, मेरे इतने बारे में कुछ पता ही नहीं था और तुमने 2 इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, वाह भाई वाह बढ़िया। तो इस चीज़ में हम जो है इसमें। अगला है लॉस सिक्योरिटी। जो डेटर ने कोई भी गिरवी सामान रखवाया था क्रेडिटर के पास, ठीक है, और श्योरिटी के पास जो भी सामान गिरवी रखवाया और वो क्रेडिटर ने जो है, मतलब ऐसे ना कि डेटर ने श्योरिटी के पास गोल्ड रखवाए। अब वो क्रेडिटर ने क्या किया, उसे पता था कि ये पे नहीं कर पाएगा और क्रेडिटर ने गोल्ड को बेच दिया। अब गोल्ड बेच दिया, जब श्योरिटी ने पेमेंट की और गोल्ड मांगा, ला भाई गोल्ड दे दे, इसने जो गिरवी रखवाया था। क्रेडिटर कह रहा भाई वो तो है ही नहीं, वो तो चला गया। तो उस केस में भाई साहब वो डिस्चार्ज हो जाएगा। वो डिस्चार्ज कह भाई मैं पेमेंट नहीं कर रहा, पहले तो गोल्ड ला के जे इसका, क्योंकि इस पर अब मेरा राइट होगा क्योंकि मैं तेरे को पेमेंट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में देख लो कि अगर आप कोई भी सिक्योरिटी लॉस्ट हो रही है, लॉस कर दिया आपने, क्या किसी चीज़ की डैमेज कर दिया आपने, तो उसी समय श्योरिटी अपना डिस्चार्ज कर देगा, भाई आप कोई फ़ायदा नहीं है, तूने ये चीज़ ख़राब कैसे कर दी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी।
ओके, आगे कह रहा है इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकम इनवैलिड इफ गारंटी ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अगर या फ्रॉड के थ्रू या कंसीलमेंट या अबाउट मटेरियल फैक्ट के थ्रू, तो वहाँ पर भी श्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो सकता है इस लाइबिलिटी से, क्योंकि आपने खुद ही हमारे साथ फ्रॉड किया है, ठीक है ना, चीट वगैरह किया है, तो उस केस में है जो हम ये लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होते हैं। तो खैर ये था आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी। कुछ कुछ पॉइंट्स आप चाह सकते हो यहाँ से एग्जांपल से पढ़ सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार आप पढ़ के देखो, प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। फिर भी आपको अब कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आया, आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉपरली इसमें है तो आप इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो या कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको प्रॉपरली रिप्लाई कर दूंगा या वॉइस नोट में किसी में। तो ये था आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो बेलमेंट एंड प्लेज है, और इसी के साथ ये सेकंड यूनिट भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सेल्स ऑफ गुड एक्ट हम पढ़ेंगे, तो एक क्लास इसकी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज की। तो प्लीज़ इससे पहले की आप वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।